कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे और आप बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे अपने निजी जीवन में। तो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा लैबमेट यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है अभिषेक ओझा। हम मेडिकल के टॉपिक्स के ऊपर बहुत ही क्रेजी वीडियोज़ बनाते हैं जो बहुत नॉलेजेबल होते हैं। आज हम बना रहे हैं लेबोरेटरी क्वालिटी मैनेजमेंट का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या जाना था, इसको जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, उस पर आप टैप करके पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज हम जानते हैं लेबोरेटरी क्वालिटी मैनेजमेंट पार्ट 2 के बारे में। तो पार्ट 2 में यूजुअली हमको जानना है कि सबसे पहले कि एक मैनेजमेंट का क्या कर्तव्य होता है, यानी कि लेबोरेटरी क्वालिटी मैनेजमेंट में एक मैनेजमेंट का क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैनेजमेंट को निभाने हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो इन्हें करने हैं, और एरर कितने प्रकार के होते हैं। ये सब सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं मैनेजमेंट का क्या क्या कर्तव्य है। तो सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट की, वो है ऑब्जेक्टिव सेट करना या फिर एक गोल सेट करना क्वालिटी कंट्रोल का। जैसे कि कोई भी वैल्यू जो है वो अगर जो 3SD में आ रही है या फिर मोर देन 2 टाइम 2SD में आ रही है, तो उसे जो है कि किसे इन्फॉर्म करना है, उसका करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन कैसे बनाने हैं, कैल कब करना है, इन सब सारी चीज़ों का जो है कि एक गोल सेट करना होता है मैनेजमेंट को। ये उसके बाद से जो दूसरी चीज़ है वो है प्रोवाइड इनिशियल रिक्वायरमेंट। क्या क्या चीज़ें नेसेसरी हैं क्वालिटी मैनेजमेंट को पूरा करने के लिए, वो सारी चीज़ें कौन देखता है, ये मैनेजमेंट ही देखता है। तो मैनेजमेंट को जैसे क्या क्या इनिशियल रिक्वायरमेंट प्रोवाइड कराना है, जैसे कैलिब्रेशन मटेरियल, एक बेहतर इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो बेहतर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, और एक मैन पावर जो हो कॉम्पिटेंट हो, नॉलेजेबल हो, एक्सपीरियंस्ड हो, वो मैन पावर होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो है एक कॉम्पिटेंट लैब मैनेजर होना चाहिए जिसे अच्छे से हर आकलन के बारे में अवलोकन करने का क्षमता हो, जो टीम को लीड कर सके। उसके बाद से तीसरी चीज़ क्या होना चाहिए, सेट द क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस, यानी क्वालिटी कंट्रोल कब L1 लगेगा, कब L2 लगेगा, या फिर L1 L2 कितने टाइम लगेंगे, कब ड्यूटी शिफ्ट चेंज होगा, और कैसे जो है कि स्टाफ्स को मैनेज करने हैं। ये सब सारी चीज़ें इसमें आती है सेट द क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस के अंदर। उसके बाद से जो है सबसे नेसेसरी चीज़ है वो है परफॉर्म द क्वालिटी कंट्रोल इंटरवल असेसमेंट, यानी कि इंटरनल असेसमेंट जो होता है क्वालिटी कंट्रोल का, उसे हमेशा परफॉर्म करना रहना चाहिए। मैनेजमेंट को हमेशा आके अवलोकन करना है कि क्या क्या जो है हमारे QC जो है वो अच्छे से चल रही है या नहीं, उसकी रिपोर्ट्स कैसे आ रही है। ये जानकारी जो है कि हमेशा मैनेजमेंट को होनी ही चाहिए। पांचवा जो सबसे नेसेसरी चीज़ है वो स्टेप्स लेने के लिए कि एरर एलिमिनेट हो जाए, वो मैनेजमेंट को हिचकिचाने नहीं चाहिए। और क्वालिटी का लैब का क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए भी मैनेजमेंट जो है हमेशा अपना कदम बढ़ाते रहे और एरर जो है उसे एलिमिनेट करे अगर जो वो फाइंड आउट हो गया है तो। उसके बाद सेटिंग द गोल फॉर ऑब्जेक्टिव, अगर जो ऑब्जेक्टिव का गोल सेट कर रहे हैं QC के लिए, तो क्या क्या चीज़ें नेसेसरी ध्यान देना चाहिए। तो एनालिटिकल एरर के लिमिट को, यानी कि जो एरर होते हैं रिपोर्टिंग एरर्स या अन्य सारे एरर्स का लिमिटेशन करना कि इतने से ज़्यादा एरर नहीं होना चाहिए। पनिशेबल ऑफेंस क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें पनिशेबल हैं, कैसे कापा बनाएंगे, ये सब सारी चीज़ें मैनेजमेंट को डिसाइड करनी है। उसके बाद से क्रिटिकल रेंज डिसाइड करना, जैसे कि क्रिएटिनिन है उसकी वैल्यू हाई आ रही है तो हमको 3.5 से ऊपर आता है, या फिर कितने वैल्यू डेंजरस होते हैं पेशेंट के लिए वो मैनेजमेंट डिसाइड करे। जैसे 3.5 के ऊपर क्रिएटिनिन आ रहा है तो उसे हमको कंसल्टेंट डॉक्टर या क्लिनिशियन को इन्फॉर्म करना है, जिससे कि पेशेंट का मेडिकेशन ऑन टाइम होते रहे। उसके बाद से एरर कितने प्रकार के होते हैं ये हम समझते हैं सबसे पहले। जैसे कि एनालिटिकल एरर की यहाँ बात आई है तो सबसे पहले ये जाने कि एरर कितने प्रकार के होते हैं। तो यूजुअली जो एरर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्री एनालिटिकल एरर, पोस्ट एनालिटिकल एरर और एनालिटिकल एरर। प्री एनालिटिकल एरर कहते हैं जहाँ हम पेशेंट डॉक्टर से मिल रहा है, डॉक्टर टेस्ट का ऑर्डर दे रहा है और कलेक्शन जो है कि कलेक्शन हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो प्री एनालिटिकल एरर में जो है कि सबसे पहले हम क्या चीज़ें जानेंगे, प्री एनालिटिकल एरर कहते किसे हैं। अब जाने प्री एनालिटिकल एरर कैसे होता है।
तो जैसे कि डॉक्टर के पास पेशेंट आए, डॉक्टर ने टेस्ट ऑर्डर किए, उसे फास्टिंग ब्लड शुगर लिखने थे, उसने ओवरराइट कर दिया, जिससे आरबीएस जैसे लग रहा है, यानी कि उसकी हैंडराइटिंग रीडेबल नहीं है। तो इस वजह से भी फास्टिंग की जगह पे आरबीएस लग गया, जिसकी दोनों की नॉर्मल रेंजेज अलग हैं। पेशेंट अगर बॉर्डर लाइन पे है तो डॉक्टर भी कंफ्यूज रहेगा और रॉन्ग मेडिकेशन पेशेंट का चलेगा। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद से जो है कि पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन एरर, यानी डॉक्टर्स के पास बहुत सारे रिसिप्ट होते हैं, बहुत सारे जो है फाइल्स होती हैं, उसमें से वो ए नाम वाली की फाइल बी नाम के पेशेंट के साथ देख लिया और उसका गलत टेस्ट, इसका टेस्ट उसको लिख दिया, जिसकी वजह से गलत हो सकता है पेशेंट के मेडिकेशन में। उसके साथ इनएप्रोप्रिएट टेस्ट, जैसे कि थायराइड हार्मोन जो भी होते हैं T3, T4, TSH, FT3, FT4 यानी फ्री थायराइड जो भी हैं, या फिर T3, T4, TSH जो भी हैं, उनका जो है मेडिकेशन अगर जो किसी पेशेंट को थायराइड है, उसकी दवा अगर यानी उसकी थेरेपी जो है 2 वीक से स्टार्ट हुई है, तो 2 वीक के बाद ही उसका टेस्ट कराने चाहिए। उसके पहले टेस्ट कराने से इनएप्रोप्रिएट रीडिंग आती है, जिससे मेडिकेशन में प्रॉब्लम होगी, पेशेंट का इलाज सही ढंग से नहीं हो पाएगा। फिर जो है कि हम जानते हैं दूसरी एरर है वो ऑर्डर टेस्ट के बाद सैंपल कलेक्शन में, प्री एनालिटिकल में अब सैंपल कलेक्शन जो लैब में फ्लेबोटॉमिस्ट परफॉर्म करता है। यहाँ पे भी रॉन्ग पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पेशेंट आया, उसका हमने वर्बली जो है उसका नाम प्रोनाउंसिएट नहीं करवाया पेशेंट से, या उसके UHID मैच नहीं कराया फाइल से, और जो है कि इस गलत पेशेंट का हमने सैम्पलिंग कर लिया, जिस वजह से भी इनएप्रोप्रिएट रीडिंग आएगी, या फिर इसका रिपोर्ट उसको चला जाएगा, जिससे मेडिकेशन में प्रॉब्लम होगी। साथ ही रॉन्ग ट्यूब में कलेक्शन, जैसे EDTA ब्लड का कलेक्शन किस में होता है, EDTA सैंपल का में किसका कलेक्शन होता है, हेमेटोलॉजी टेस्ट यानी कि CBC वगैरह का। तो यूजुअली जो है CBC का टेस्ट हमने किस में ले लिया, वो रेड ट्यूब में ले लिया, जो कि इनएप्रोप्रिएट ट्यूबिंग का की वजह से गलत टेस्ट उसका लग जाएगा। इनएप्रोप्रिएट बैलून कलेक्टेड, जैसे कि हमने जाना है कि जो कोआगुलेशन प्रोफाइल होते हैं वो बहुत सेंसिटिव टेस्ट होते हैं, उसमें जो सोडियम सिट्रेट होता है उसको एक नियत अमाउंट में, यानी कि एक करेक्ट वैल्यू, यानी कि 1.4 to 1.6 ml ब्लड उसको चाहिए। तो इतना रेशियो एंटीकोगुलेंट का दोनों होना चाहिए, उसका 4:1 का एंटीकोगुलेंट दोनों में होना चाहिए, सोडियम सिट्रेट और ब्लड के भी। अगर जो ये रेशियो गड़बड़ होता है तो रीडिंग में इंटरफेरेंस देखने को मिल सकती है, यानी मिल जाएगी। उसके बाद से हेमोलाइज सैंपल का कलेक्शन करना, यानी कि प्रेशर सैंपल लेने के बाद पेशेंट से उसे प्रेशर से ट्यूबिंग कर देना, ये भी इनएप्रोप्रिएट सैंपलिंग के अंडर आता है। कलेक्शन एट रॉन्ग टाइम, जैसे कि कॉर्टिसॉल, सीरम कॉर्टिसॉल जो आता है वो सुबह के 8 बजे के पहले उसका कलेक्शन करने होते हैं, लेकिन हमने कब कर लिया, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे या शाम को कर लिया। तो ये भी एक प्रकार की एरर है जो कि कलेक्शन के ड्यूरिंग होता है। डिले ट्रांसपोर्ट, शुगर का टेस्ट जो है वो हर घंटे 7% जो है लेस आता है, यानी कि कम होता है। इस वजह से शुगर का टेस्ट या फिर किसी भी प्रकार के टेस्ट हो उसे एज सुन एज लेबोरेटरी में पहुंचाने होते हैं। अब एनालिटिकल एरर के बारे में जाने। फॉल्टी कैलिब्रेशन है किसी मशीन का, उस पर हमने टेस्ट रन कर दिया तो फॉल्ट रीडिंग आएगी, पेशेंट का सही रीडिंग देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से गलती हो सकती है। साथ ही इंटरफेयरिंग सबस्टेंसेज इन सैंपल, जैसे कि हमने अभी सैंपल अच्छे से क्लॉट नहीं था, उसे वाटर बाथ में सही समय पे रखा नहीं और उसे सेंट्रीफ्यूज करके हमने टेस्ट लगा दिया। टेस्ट लगाया, वो ऊपर से जो है फाइब्रिन क्लॉट थी उसको हमने ले लिया या मेजर कर लिया या फिर मशीन में डाल दिया, मशीन प्रोबिंग की उसमें, और वो फाइब्रिन क्लॉट जाकर प्रोब में फंस गया, मशीन में भी गलती आएगी, या साथ ही पेशेंट का रीडिंग पूरा गड़बड़ आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें थी। साथ ही सैंपल मिक्सअप जो कि बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, और इससे जो है कि लीगल एक्शन भी लिए जाते हैं बहुत ज़्यादा, यानी कि ए वाले का सैंपल बी वाले में डाल देना और बी वाले का सैंपल ए वाले में डाल देना। इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। कोई इस ऐसी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं रखता है मैनेजमेंट एक जो है लेबोरेटरी टेक्नीशियन से या लेबोरेटरी पर्सनल से। साथ ही यूजिंग स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ वाटर, यानी कि जो वाटर है उसका TDS अच्छा होना चाहिए वाटर का, यानी वाटर का TDS हमेशा अच्छा होना चाहिए, जिससे कि अच्छी रीडिंग आए, यानी कि जो है हमेशा जो है कि जो उसमें क्यूबेट्स होते हैं वो डिस्टर्ब ना हो,
जिससे बहुत सारे टेस्ट हैं जो अफेक्ट होते हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड बहुत जल्दी वाटर से सेंसिटिव होता है, इससे डिफेक्ट आ सकती है टेस्ट में। साथ ही क्यूबेट्स और जो क्लास वेन है उसका रेगुलरली कैलिब्रेशन करना, ये भी इसके अंडर आता है। अब इसको कम करने के लिए क्या होता है, एनालिटिकल एरर को क्वालिटी कंट्रोल रन करते हैं, एज वी डिस्कस, कैलिब्रेशन रन करते हैं, साथ ही इसको फाइंड आउट करने के लिए एलजे चार्ट प्लॉट करते हैं और वेस्टगार्ड रूल का फॉलो करते हैं, जो कि हम इसके बाद ब्रीफली जानेंगे वेस्टगार्ड रूल और एलजे चार्ट के बारे में। उसके बाद से पोस्ट एनालिटिकल एरर क्या होता है। पोस्ट एनालिटिकल एरर वो होता है जब टेस्ट लग गई और उसके बाद पेशेंट को रिपोर्ट डिस्पैच करनी है, उसके बीच में होने वाले एरर को पोस्ट एनालिटिकल एरर कहते हैं, यानी रिपोर्टिंग टाइम के एरर को। तो रिपोर्टिंग के ड्यूरिंग भी रॉन्ग पेशेंट आइडेंटिफिकेशन हो गया, यानी गलत नाम डाल दिया हमने पेशेंट का, या फिर रिपोर्ट हैंडओवर करते समय रॉन्ग पेशेंट आइडेंटिफिकेशन हो गया। तो इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की जाती हैं एक लैब टेक्नीशियन से। साथ ही ट्रांसक्रिप्शन एरर हो गया, जैसे कि राइटिंग जो है वो सही नहीं था, रॉन्ग एंट्री था, जैसे कि शुगर आया 120, आरबीएस आया 120, हमने 0 लिखना भूल गए, या फिर 0 ऐसे लिखा जो रीडेबल नहीं है, तो 12 शुगर चला गया। तो इस तरह की एरर देखने को मिलती है। साथ ही प्रीवियस वैल्यू हमारे पास नहीं अवेलेबल था, यूरिया क्रिएटिनिन यूरिया लो था, पेशेंट का क्रिएटिनिन हाई था, तो प्रीवियस वैल्यू नहीं था हमारे पास, जिस वजह से रिपोर्टिंग एरर आ गया, हमने जो वैल्यू आई उठा के दे दी और इससे गलत मैसेज जाता है एक फिजिशियन के पास या क्लिनिशियन के पास। तो ये सारी चीज़ें थी एरर में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई हो आज का लेबोरेटरी क्वालिटी मैनेजमेंट पार्ट 2 का ये हमारा वीडियो। बाकी आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। बाकी तब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।